एवरीवन स्टूडेंट्स, साझेदारी संगठन के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो साझेदारी संगठन में हमने पढ़ा साझेदारी का क्या अर्थ होता है, साझेदारी की परिभाषा हमने देखी, इसके लक्षण और विशेषताएं देखी, और उसके बाद हमने साझेदारी के प्रकार, साझेदारी का मूल्यांकन यानी इसके लाभ और हानियां हमने जानी कि क्या लाभ इसकी हैं और क्या क्या हानियां हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं फर्म में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है पूर्ण साझेदार और दूसरा क्या है, अपूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदार और अपूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदार में जो पार्टनर है सक्रिय साझेदार, शिथिल साझेदार, गुप्त साझेदार। और अपूर्ण में नामात्र के साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, सीमित साझेदार, अवयस्क साझेदार और केवल लाभ में साझेदार। तो ये साझेदारों के प्रकार हैं। आइए इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पूर्ण साझेदार। इसमें सक्रिय साझेदार कौन होता है? जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है और ये फर्म में पूंजी भी लगाता है, लाभ और हानि में हिस्सा भी प्राप्त करता है, और इसका उत्तरदायित्व कैसा होता है? असीमित। और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो साझेदार है शिथिल साझेदार। शिथिल साझेदार कौन होता है? जो अन्य साझेदारों की भांति पूंजी लगाता है, विनियोग करता है, लाभ हानि में हिस्सा लेता है, परंतु व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। सक्रिय साझेदार सक्रिय रूप से संचालन में भाग लेता है, लेकिन जो शिथिल साझेदार है वो सक्रिय रूप से संचालन में भाग नहीं लेता। इसी में थर्ड है गुप्त साझेदार। ये वो साझेदार है जिसके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं होती, इसे गुप्त साझेदार कहा जाता है। ये भी अन्य साझेदारों के समान ही पूंजी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, और इसका दायित्व भी कैसा होता है? असीमित। सेकंड पॉइंट अपूर्ण साझेदार में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नामात्र के साझेदार, यानी जो केवल न तो पूंजी लगाते हैं और ना ही लाभ हानि में कोई हिस्सा लेते हैं, और न ही व्यवसाय के संचालन में कोई इनकी भूमिका होती है। नाम आपको नाम से ही समझ रहे हैं कि नाम मात्र, केवल नाम के लिए जो साझेदार हो, तो ये ना पूंजी लगाता है, ना लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, और ना ही व्यवसाय के संचालन में कोई भूमिका निभाता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको साझेदार क्यों बनाया जाता है? इसकी जो गुडविल है, मार्केट में जो इसकी रेपुटेशन है, उसका फायदा उठाने के लिए हम इसको साझेदार बना लेते हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार न होते हुए भी कहे गए शब्दों अथवा आचरण के द्वारा ऐसा प्रदर्शित करे कि वो साझेदार है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रदर्शन द्वारा साझेदार। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति की गुडविल इतनी बढ़िया है, रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, और वो ये दिखावा करे कि ये मैं इस फर्म में साझेदार हूँ, तो उस फर्म को आसानी से ऋण आदि लेने में सुविधा रहती है। तो इसीलिए प्रदर्शन द्वारा साझेदार जो है वो ऐसा दिखावा करता है, परंतु वास्तव में वो साझेदार नहीं होता। नेक्स्ट है सीमित साझेदार। ये वो व्यक्ति होता है जिसका दायित्व व्यवसाय में उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। जितना पैसा इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका दायित्व केवल वहीं तक सीमित है। इसके पश्चात आ जाता है अवयस्क साझेदार। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, वो साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन उसको लाभों में हिस्सा देने के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। फर्म की हानि में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। उसके पश्चात केवल लाभ में साझेदार। यह साझेदार अवयस्क, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा अवयस्क साझेदार, इससे अलग होता है। इसको केवल लाभों में हिस्सा मिलता है, और ये भी जो है अन्य पक्षों के प्रति, यानी कि जो अदर जो पार्टीज हैं उनके प्रति दूसरे साझेदारों की तरह ही लायबल होता है, इसकी भी जिम्मेवारी होती है। इसका दायित्व कैसा होता है? असीमित। और ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ये उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। इसके पश्चात स्टूडेंट्स हम देखते हैं अवयस्क एक साझेदार के रूप में। अब हम ये जानते हैं कि अवयस्क कौन होता है। अवयस्क एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।
इसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, और इसके साथ अगर कोई व्यक्ति अनुबंध कर भी लेता है तो वो क्या हो जाता है, व्यर्थ, क्योंकि ये अनुबंध नहीं कर सकता, इसकी क्षमता नहीं होती, 18 वर्ष से कम आयु है इसकी। तो कोई अवयस्क कोई वायदा करने के बाद अगर पूरा ना करे तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार जो है वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। तो अब प्रश्न आता है कि क्या एक अवयस्क फर्म में साझेदार बन सकता है, यदि हाँ तो उसके अधिकार और दायित्व क्या क्या होंगे। अब हम बढ़ते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार कोई भी एक अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से लाभों में साझेदार उसको बनाया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वो एक साझेदार तो हो सकता है लेकिन उसे पूर्ण साझेदार नहीं कह सकते। साझेदार किसमें है, वो केवल लाभों में, और कब हो सकता है, जब इसके लिए सभी पार्टनर्स सहमत हो जाते हैं। अब इसके पश्चात वयस्क होने से पहले, यानी उसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट होने से पहले उसकी स्थिति क्या होती है, देखें उसके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं फर्म में। पहला, लाभ व संपत्तियों में हिस्सा पाने का उसको क्या है, अधिकार होता है। सेकंड, लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार, जो अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं फर्म ने, वो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। तीसरा, मुकदमा दायर करने का अधिकार, उसको मुकदमा दायर करने का अधिकार है अगर वह फर्म से अपना संबंध तोड़ रहा है और फर्म से वो अपने हिस्से की मांग कर सकता है। अगर उसको हिस्सा ना दिया जाए तो वो न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है, लेकिन अगर वो फर्म में है, फर्म में रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। अब उसके उत्तरदायित्व क्या क्या है। साझेदार का दायित्व केवल फर्म में उसके द्वारा विनियोग की गई पूंजी तक ही सीमित होता है। जितनी पूंजी उसने फर्म में इन्वेस्ट की हुई है वहीं तक उसका उत्तरदायित्व होता है। वयस्क होने के बाद उसकी क्या स्थिति है, हमने अभी देखा कि वयस्क होने से पहले क्या स्थिति थी और वयस्क होने के बाद क्या स्थिति होगी साझेदार की। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, दो परिस्थितियां हमारे सामने आती है। पहला, जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार कर लेता है और जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता। तो देखिए, जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार कर ले तो क्या होगा, उसका दायित्व क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, क्योंकि उसकी आयु अब 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। तो दायित्व कैसा होगा उसका, असीमित। उसे लाभ में हिस्से के साथ साथ अब किस में हिस्सा मिलेगा, हानि में। अवयस्क होने की स्थिति में केवल लाभों में हिस्सा वो प्राप्त करता था, लेकिन अब वयस्क होने के बाद उसको हानि में भी हिस्सा प्राप्त होगा। और नाबालिग की अवधि में जो भी उसने काम किए हैं समस्त कार्यों के लिए उसको क्या माना जाएगा, उत्तरदायी माना जाएगा। सेकंड सिचुएशन हमारे सामने आती है जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता। तो सार्वजनिक सूचना की तिथि तक उसके अधिकार एवं दायित्व वही रहेंगे जो अन्य जो एक अवयस्क के होते हैं। यानी सार्वजनिक सूचना उसको देनी होगी, सार्वजनिक सूचना दी जाएगी कि अब वो क्या है, वयस्क हो चुका है। जब तक ये सूचना नहीं दी जाती तब तक उसके अधिकार और दायित्व वही रहते हैं जो अवयस्क के होते हैं। सूचना देने की तिथि के बाद के फर्म के कार्यों के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। उसे अन्य साझेदारों पर संपत्ति एवं लाभ में अपने भाग के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये है। इसके पश्चात देखिए स्टूडेंट्स, साझेदार जो होते हैं उनमें आपसी जो संबंध होता है वो एक अनुबंध के जरिए होता है। उनमें आपस में एग्रीमेंट होता है, कुछ नियम कुछ शर्तें निर्धारित होती हैं। उन नियम और शर्तों को जब लिख लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड जो होती है इसी में सभी बातें लिखी जाती हैं जो उन्होंने आपस में शर्तें और नियमों पर उनकी जो साझेदारी पर सहमति बनी है वे सारी बातें इस साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। कौन कौन सी बातें हैं देखिए। सबसे पहले फर्म का नाम और फर्म का पता उसमें लिखा जाता है। फर्म का नाम क्या होगा और फर्म कहाँ पर चलाई जाएगी उसका एड्रेस भी लिखा होगा। साझेदारों के नाम व पते, कौन कौन साझेदार हैं उनके सबके नाम और उनके एड्रेस। साझेदारी की अवधि, साझेदारी कितने समय के लिए की जाएगी, कितने टाइम के पश्चात साझेदारी का समापन हो जाएगा, ये उसमें लिखा जाएगा। व्यापार का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र क्या होगा,
ये साझेदारी संलेख में लिखा जाता है, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर ये होगा या एक अपने देश में होगा या विदेशों में भी व्यापार किया जाएगा, तो स्कोप, इसका क्षेत्र क्या होगा वो लिखा जाता है इसमें। साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी, साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे व्यवसाय में, ये साझेदारी संलेख में लिखा जाएगा। लाभ और हानि का अनुपात, सभी साझेदार होने वाले लाभ या हानि को किस प्रकार से बांटेंगे, उस अनुपात को कहाँ लिखा जाता है, साझेदारी संलेख में। साझेदारों को कोई कमीशन दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, और उनकी सैलरी, क्या किसी पार्टनर को सैलरी भी दी जानी है, दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, ये चीज़ कहाँ मेंशन की जाएगी, साझेदारी संलेख में। नेक्स्ट है साझेदारों द्वारा ऋण का लेना और देना। साझेदार फर्म को ऋण दे भी सकते हैं और फर्म से ऋण ले भी सकते हैं, तो कितनी मात्रा तक वो फर्म से ऋण ले सकते हैं, ये सब कहाँ लिखा जाएगा, पार्टनरशिप डीड में। उसके पश्चात साझेदारों आहरण तथा उस पर ब्याज। आहरण किसे कहते हैं, आहरण वह होता है जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई कैश या कोई माल निकाल लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, आहरण। तो फर्म उस पर ब्याज लेगी या नहीं लेगी, और लेगी तो किस दर से लेगी, और कितनी मात्रा तक वो फर्म से आहरण कर सकता है। इसके पश्चात साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। साझेदारों के क्या क्या अधिकार होंगे, उनके कर्तव्य क्या हैं और उनके दायित्व क्या हैं, सब चीज क्लियरली कहाँ मेंशन की जाएगी, साझेदारी संलेख में। खाता पुस्तकों का अंकेक्षण, ऑडिटिंग जो है खातों की करवाई जानी है, कौन करेगा, किस प्रकार से किया जाना है, सब ये कहाँ दिया जाएगा, साझेदारी संलेख में। प्रवेश और निवृत्त होना, यानी कि एडमिशन और रिटायरमेंट जो होगी वो किस प्रकार से, एडमिशन की क्या क्या शर्तें हैं और रिटायरमेंट किस प्रकार से होनी है, ये सब भी हमारा साझेदारी संलेख में दिया होता है। साझेदारी नियमों का उल्लंघन, यदि कोई साझेदार साझेदारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी, ये साझेदारी संलेख में लिखा जाएगा। उसके पश्चात साझेदार की मृत्यु तथा उसका उत्तराधिकारी। साझेदार की मृत्यु जब हो जाती है तो उसकी जो पूंजी व्यापार में लगी हुई है या जो उसके लाभों में हिस्सा है उसके उत्तराधिकारी को दिया जाना है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि मृतक साझेदार की जो राशि है उसके उत्तराधिकारी को किस प्रकार से दी जाएगी, कितनी किश्तों में दी जाएगी, उस पर ब्याज आदि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो ये भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। इसके पश्चात साझेदारी का अंत, किन परिस्थितियों में साझेदारी का समापन होगा, इसका जो है स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाएगा। ख्याति के मूल्यांकन की क्या क्या विधियां होंगी, इसका उल्लेख भी कहाँ होगा, साझेदारी संलेख में। और उसके पश्चात मध्यस्थ वाक्य, आपस में जो मतभेद साझेदारों में हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए किसी मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी अथवा नहीं, और किस प्रकार से ऐसी नियुक्ति की जाएगी और उस मध्यस्थ को क्या क्या अधिकार होंगे, तो ये सब कुछ साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसकी विधि क्या होती है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में किसकी नियुक्ति करती है, रजिस्ट्रार की। और फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक फॉर्म भरना होता है और उसकी कोई फीस होती है, जितनी भी वो फीस उस फॉर्म के साथ लगाकर कहाँ भेज दिया जाता है, राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। इस फॉर्म में कौन कौन सी सूचनाएं देनी पड़ती है, फर्म का क्या नाम है, फर्म का व्यवसाय क्या है, कारोबार का मुख्य स्थान क्या है, अन्य स्थानों के नाम और पते जहां फर्म का व्यवसाय चलता है। साझेदारों के पूरे नाम और उनके जो एड्रेस हैं वो भी इसमें फॉर्म में भरे जाते हैं। साझेदारों के फर्म में प्रवेश करने की तिथि, फर्म की अवधि क्या है, कितने समय के पश्चात फर्म का समापन होना है, प्रत्येक साझेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर, तो ये सब कुछ इस फॉर्म में भरा जाएगा। और जो फीस है उसके साथ, फॉर्म के साथ वो फीस समेत रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास भेज दिया जाता है। अब रजिस्ट्रार उसकी जांच पड़ताल करेगा और उसको लगता है कि सारी सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं भर दी गई हैं और स्पष्ट रूप से भरी गई हैं और सभी इंफॉर्मेशन क्या है, सही है, तो वो
फॉर्म में भरे गए विवरण को कहाँ लिखेगा? एक रजिस्टर में। उसे क्या कहा जाता है? फर्मों का रजिस्टर। और उसकी एंट्री वो उसमें कर देता है। इसके पश्चात सारी सूचनाएं सही पाए जाने पर फर्म को एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जिसे रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कहा जाता है। ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद फर्म को क्या कहा जाएगा? रजिस्टर्ड फर्म। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाया जाए तो फर्म को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? सभी साझेदार आपसी झगड़े की दशा में फर्म के किसी अन्य साझेदार पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, और साझेदार अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध जो है वो कोर्ट में केस या वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, और फर्म अन्य पक्षकारों के विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन कराने के हमें कुछ लाभ होते हैं, उन लाभों के बारे में जानते हैं। क्या क्या लाभ हैं? करवाना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता, लेकिन अगर करा लेते हैं तो उससे क्या लाभ हमें मिलेंगे? पहला, फर्म को लाभ। फर्म को क्या लाभ होगा? रजिस्टर्ड फर्म को बाहरी पक्षकारों के विरुद्ध न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। साझेदारों को क्या लाभ होने वाले हैं? अगर साझेदारों के आपस में झगड़ा हो जाए तो वो कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर उनके खिलाफ वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रवेश करने वाले साझेदार को यानी एडमिशन लेने वाले इनकमिंग पार्टनर को क्या फायदा होने वाला है? रजिस्टर्ड फर्म में कोई भी पार्टनर एंटर करेगा तो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों की लड़ने के लिए वो समर्थ हो जाता है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे अन्य पार्टनर की ईमानदारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कोई पार्टनर यदि ईमानदार नहीं है तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर पार्टनर ईमानदार है तो ठीक है, और रजिस्ट्रेशन अगर करवाया हुआ है फर्म का तो वहाँ पर वो अपने अधिकारों के लिए दूसरे उनके साझेदारों के खिलाफ जो कोर्ट में केस कर सकता है। उसके पश्चात फर्म से अलग होने वाले साझेदार को क्या लाभ होते हैं? फर्म से साझेदार कब अलग होता है? दो कंडीशन में, जब साझेदार की मृत्यु हो जाए और साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले, यानी रिटायरमेंट हो जाती है पार्टनर की। तो जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इन साझेदारों की मृत्यु के बाद किए गए फर्म के कार्यों के लिए इनके उत्तराधिकारी दायी नहीं होते, उत्तरदायी नहीं होते इनके उत्तराधिकारी। इस उत्तरदायित्व से बचने के लिए इन्हें किसी तरह की सार्वजनिक सूचना देने की जरूरत नहीं होती। और साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की कंडीशन में क्या होगा? अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के कार्यों के लिए उस समय तक तो उत्तरदायी है जब तक उसके अवकाश ग्रहण की सूचना सार्वजनिक रूप से नहीं दी जाती। लेकिन रजिस्टर्ड फर्म से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार केवल रजिस्ट्रार को ये सूचना देकर कि जो रजिस्टर में दर्ज कर ली जाती है, इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। तो रजिस्ट्रार को सूचना देने की तिथि के बाद ऐसे साझेदार फर्म के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये फर्म की रजिस्ट्रेशन कराने के लाभ हमने देखे, क्या क्या लाभ हमें होते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। साझेदारों के प्रकार, दो प्रकार के, पूर्ण साझेदार और अपूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदार जो सक्रिय रूप से भाग लेता है वो सक्रिय साझेदार कहलाता है। जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता उसको शिथिल साझेदार कहते हैं। गुप्त साझेदार जो आम जनता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि ये साझेदार है अथवा नहीं है। और अपूर्ण साझेदार में हमने पढ़ा नामात्र के साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। नामात्र कौन से होते हैं? जो केवल नाम के लिए साझेदार होते हैं, ये फर्म में पूंजी नहीं लगाते और ना ही फर्म के संचालन में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से प्रदर्शन द्वारा साझेदार जो है ये भी ऐसा दिखावा करता है कि वो साझेदार है, लेकिन वास्तव में वो फर्म में साझेदार नहीं होता, केवल वो दिखावा करता है ताकि फर्म को ऋण आदि लेने में आसानी रहे। उसके पश्चात सीमित साझेदार। सीमित साझेदार इसका जो उत्तरदायित्व है वो कैसा होता है? जितनी पूंजी इसने इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में, केवल वहीं तक इसका उत्तरदायित्व है। अवयस्क साझेदार जो 18 वर्ष से कम का व्यक्ति है वो फर्म में वैसे तो साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन सभी साझेदार अगर सहमत हैं तो लाभों में उसको हिस्सा दिया जा सकता है, लाभों में हिस्से के लिए उसे साझेदार बनाया जा सकता है। उसके पश्चात केवल लाभ में साझेदार।
ऐसा पार्टनर जो केवल फर्म के लाभों में हिस्सा लेता है, उसे केवल फर्म के लाभ में भागीदार होता है ये, और इसको हानि में इसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, और इसको फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता। इसके बाद हमने अवयस्क के बारे में पढ़ा कि अवयस्क कौन होता है। 18 वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति जो है उसे क्या कहा जाता है, अवयस्क। उसमें अनुबंध करने की योग्यता नहीं होती, अर्थात उसके साथ कोई अनुबंध कर भी लेता है तो वो व्यर्थ होता है। न्यायालय में कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता यदि वो किसी शर्त को, किसी अनुबंध को पूरा करने से इनकार कर दे। उसके पश्चात वयस्क होने से पहले अवयस्क साझेदार की स्थिति के बारे में हमने जाना कि उसके अधिकार क्या होते हैं, उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। अधिकार क्या है उसके, लाभों और संपत्तियों में उसको हिस्सा पाने का अधिकार होता है, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने का उसको अधिकार होता है, मुकदमा वो दायर कर सकता है अगर वो फर्म से अलग हो रहा है और उसका हिस्सा अन्य पार्टनर्स उसको नहीं दे रहे तो वो कोर्ट में, न्यायालय में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करा सकता है। उत्तरदायित्व, साझेदार का दायित्व केवल फर्म में जितना पैसा उसने फर्म में लगाया हुआ है केवल वहीं तक उसका उत्तरदायित्व बनता है, उससे ज्यादा नहीं। वयस्क होने के बाद उसकी स्थिति 2 पॉइंट्स में हमने पढ़ी ये भी, जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार करता है और जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता। जब वो स्वीकार करता है कि वो साझेदार बना रहेगा, उसका दायित्व कैसा हो जाएगा, असीमित, और लाभ के साथ साथ उसको क्या मिलेगा, अब हानि में भी हिस्सा मिलेगा। नाबालिगी में जो भी कार्य उसने किए गए होंगे वो जिम्मेवार होगा उनके लिए। जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार ना करे तो जब तक ये सूचना नहीं दी जाती कि वो साझेदार नहीं है तब तक उसके अधिकार और दायित्व वही रहते हैं जो जिस समय वो अवयस्क था उस समय जो उसके अधिकार और दायित्व थे वो वही उसके अधिकार और दायित्व बने रहेंगे। और इसके ये सूचना देने के बाद जो भी फर्म काम करेगी उसके लिए इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और ये अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर करने का अधिकार रखता है। इसके पश्चात बच्चों आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ा, साझेदारी संलेख। ये एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जिसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं, फर्म का नाम व पता, साझेदारों के नाम व पते, साझेदारी की अवधि, व्यापार का क्षेत्र, साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी, लाभ हानि का क्या अनुपात होगा, लाभ हानि को किस रेशो में वो बांटेंगे, साझेदारों का कमीशन एवं वेतन, साझेदार ऋण ले सकते हैं या नहीं, या फर्म को ऋण दे सकते हैं या नहीं, और अगर ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, कितना उससे ब्याज उस पर वसूल किया जाएगा। उसके पश्चात आहरण और उस पर ब्याज, साझेदार निजी प्रयोग के लिए फर्म से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, और उस पर अगर निकालते हैं तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा। उसके पश्चात साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य और दायित्वों के बारे में लिखा जाता है साझेदारी संलेख में। खाता पुस्तकों के अंकेक्षण के बारे में बताया जाता है कि अंकेक्षण किस प्रकार से होगा, एडमिशन और रिटायरमेंट किस प्रकार से होगा, इस बारे में भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि पार्टनर जो है वो किस प्रकार से, एडमिशन के क्या क्या नियम होंगे, और जब रिटायर हो रहा है तो उसके बारे में भी किस प्रकार, कितना लाभ उसको मिलेगा, रिटायरमेंट के समय क्या क्या उसको दिया जाएगा। उसके पश्चात साझेदारी नियमों का उल्लंघन, यदि कोई साझेदारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या दंड मिलेगा नियमों का उल्लंघन करने पर। साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी जो है उसको उसकी राशि पाने का अधिकार होता है, पूंजी और लाभों में हिस्सा, तो वो किस प्रकार से उसका भुगतान फर्म उत्तराधिकारी को करेगी, ये भी स्पष्ट रूप से साझेदारी संलेख में लिखा होता है। साझेदारी का अंत किस प्रकार से होगा, अपने आप हमने पढ़ा था कि साझेदारी का अंत 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो न्यायालय इंटरवेंशन करे और दूसरा विदाउट कोर्ट के इंटरवेंशन के हो जाए। तो इसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो साझेदारी का अंत किस प्रकार से होगा, ख्याति के मूल्यांकन की क्या क्या विधियां होंगी, इस विषय में भी बताया जाएगा साझेदारी संलेख में। और मध्यस्थ वाक्य, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी तो नियुक्ति करने के क्या क्या नियम होंगे, और इस बारे में सब कुछ उसमें साझेदारी संलेख में मेंशन किया जाएगा। बच्चों ये साझेदारी संलेख में सारी बातें जब स्पष्ट रूप से लिख दी जाती हैं तो उनमें कोई कंफ्यूजन आपस में नहीं रहती।
साझेदारी संलेख में क्या साझेदारों के बीच में क्या होना चाहिए? अत्यंत सद्विश्वास होना चाहिए। परंतु फिर भी जहाँ इतने व्यक्ति कार्य करते हैं, सबके सोचने की शैली और सब चीज़ें अलग हैं, तो वहाँ पर सब बातें जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जो शर्तें निर्धारित हुई हैं, उन शर्तों को लिखा जाना चाहिए। यदि वो शर्तें लिख ली जाती हैं तो भविष्य में साझेदारों को भी फायदा होगा और फर्म को भी। कल को कोई दिक्कत होती है, झगड़ा हो जाता है, तो साझेदारी संलेख में जो बातें लिखी गई हैं उसको न्यायालय में एक एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब रजिस्ट्रेशन कराने की क्या क्या विधि होती है ये भी हमने पढ़ा। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो राज्य सरकारें, हर राज्य की सरकार ने अपने राज्य में एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर रखा है, और फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है। शुल्क के साथ, फीस के साथ ये फॉर्म जमा करवाया जाता है, और रजिस्ट्रार देखेगा, जांच पड़ताल करेगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसे विश्वास हो जाता है कि सारी बातें सही बताई गई हैं, तो क्या है, वो एक रजिस्टर में एंट्री करेगा और फर्म को सर्टिफिकेट देगा, ताकि फर्म अपने बिजनेस को चला पाए। जब ये सर्टिफिकेट फर्म को मिल जाता है तो उस फर्म को क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड फर्म। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की विधि इस प्रकार से थी। अब बच्चों, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, परंतु करा लेते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ फर्म को होते हैं। इन लाभों के बारे में भी जाना, फिर से दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या लाभ होंगे? फर्म को सबसे पहला लाभ किसको होगा? फर्म को। क्या लाभ होगा? फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो कोई बाह्य पक्षकार यदि फर्म के साथ कुछ गलत करता है तो फर्म उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकती है। दूसरा, साझेदारों को लाभ। साझेदारों के बीच में आपसी झगड़े हो जाते हैं तो इसके विरुद्ध वो वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, और अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए फर्म के विरुद्ध और बाहरी पक्षकारों के विरुद्ध भी वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रवेश करने वाले साझेदार को क्या लाभ होते हैं? जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है, इनकमिंग पार्टनर है फर्म में, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने में समर्थ हो जाता है, अगर रजिस्ट्रेशन हो तो। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उसको अन्य पार्टनर्स की अगर ईमानदार है दूसरे पार्टनर, तो उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। फर्म से अलग होने वाले साझेदार को क्या लाभ होते हैं? जब साझेदार की मृत्यु हो जाए तो साझेदार की मृत्यु के बाद किए गए फर्म के कार्यों के लिए इनके उत्तराधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे। साझेदार फर्म के कार्यों के लिए उस समय तक उत्तरदायी रहता है जब तक उसके अवकाश ग्रहण करने की सार्वजनिक सूचना ना दे दी जाए। लेकिन क्वेश्चंस हमारे इसमें आ जाते हैं। सीमित साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार असीमित दायित्व वाले होने चाहिए? तो उत्तर क्या है इसका? सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार असीमित दायित्व वाला होना चाहिए। अब आगे आया, ऐसी कोई एक दशा लिखें जिसमें साझेदारी को अवैध माना जाता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि साझेदारी को अवैध कब माना जाता है? जब इसकी स्थापना का उद्देश्य कैसा हो? गैर कानूनी हो। उसके पश्चात साझेदारी की सीमाओं में भी हमने जाना। साझेदारी की कोई भी एक सीमा बताइए, क्वेश्चन है, तो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जनता का जो विश्वास है वो इसमें नहीं होता। जनता के सामने साझेदारी फर्म अपने खाते प्रस्तुत नहीं करती, जिसके वजह से जनता का फर्म में विश्वास नहीं होता। तो ये इसकी एक सीमा है। तो ये सारे एक मुख्य बिंदु जो इसमें है, साझेदारों की संख्या का। साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 2 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 50। तो आपने बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी जाना और पार्टनरशिप के बारे में भी जाना। तो पार्टनरशिप जो है उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति काम करता है। और साझेदारी में कोई गर्भित ठहराव का होना आवश्यक है, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो भी हमने पढ़ा वो होनी आवश्यक है। लेकिन एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति है तो वहाँ कोई आपस में ऐसी समस्या नहीं हो सकती। वहाँ कोई सारी नियमों और शर्तों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही व्यक्ति व्यापार कर रहा है वहाँ पर। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी पर लागू होता है और एकाकी व्यापार के लिए कोई भी अधिनियम नहीं है। साझेदारी में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है परंतु लाभदायक है। इसके फायदे हैं जो हमने जाने,
ये आप देख भी रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के क्या लाभ हैं, परंतु एकाकी व्यवसाय में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सभी साझेदारों में जो लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार से होगा, साझेदारी संलेख में जो अनुपात दिया होता है उसी अनुपात में साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा होता है। लेकिन एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति मालिक होता है, उसी को सारा लाभ या हानि मिलता है। पार्टनरशिप में सब साझेदार मिलकर भी चला सकते हैं पार्टनरशिप को, और कोई एक व्यक्ति उनकी तरफ से चला सकता है। लेकिन एकाकी व्यापार में क्या होगा, सारा व्यवसाय एक व्यवसायी द्वारा ही चलाया जाएगा। साझेदारी में फर्म में पूंजी कौन कौन लगाता है, सभी साझेदार लगाएंगे। लेकिन एकाकी व्यापार में पूंजी कौन लगाता है, एक व्यक्ति लगाता है। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति के बिना फर्म में अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। सभी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तो अपना हिस्सा वो दूसरे को दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। और एकाकी व्यापार में अपने हित के हस्तांतरण, ये अपना हिस्सा दूसरे को दे सकता है। एकाकी व्यापारी अपने हिस्से को दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है, इसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।